हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जूलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी के लिए। हमने बॉटनी में 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं कंप्लीट, और इसके बाद हम बॉटनी के बाद हम जूलॉजी को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी पार्ट नंबर 21 से 42वें पार्ट तक है। और इस साल कोरोना के कारण जो स्कूल नहीं खुले हैं, उसके कारण हमारा ये सिलेबस जो है वो कम हो सकता है, ऐसी गुंजाइश है। तो अभी ये पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर हटेगा, कौन सा नहीं हटेगा। तो हमें अभी तो सारे चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने भी चाहिए अभी तो, क्योंकि नीट वगैरह में काम आएंगे, आगे काम आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ना कभी भी बुरा नहीं होता। तो आज हम चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है मानव का अध्यावरणीय तंत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्यावरणीय तंत्र जो होता है दोस्तों, इसमें हमें 2 चीज़ों का अध्ययन करना होता है। पहली त्वचा, जो हमारी स्किन है, उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी होती है त्वचा की व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न, इन दोनों का हमें इस अध्यावरणीय तंत्र में अध्ययन करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो त्वचा है वो हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है, और त्वचा की व्युत्पन्नों की जानकारी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम केवल त्वचा के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले त्वचा की औतिकी का अध्ययन करते हैं। इसकी त्वचा की औतिकी, औतिकी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या है या औतिकी क्या है? तो दोस्तों, औतिकी जीव विज्ञान की, हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की उस शाखा को हम औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब देखो, तो त्वचा की जब औतिकी को का अध्ययन किया गया, जब त्वचा को जूम करके देखा गया, तो इसमें 2 परतें पाई गई। कितनी परतें पाई गई? इसमें 2 परतें पाई गई। देखिए, ये हमारी टोटल स्किन है, यहाँ से ये पूरी स्किन है। इस स्किन के 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2। इस पार्ट को, जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई, जो हमारे ऊपर है, इस पार्ट को एपिडर्मिस कहा गया। एपिडर्मिस, हिंदी में इसे अधिचर्म कहा गया। और जो अधिचर्म के नीचे स्थित है, इसे चर्म यानी कि डर्मिस कहा गया। तो हमारी त्वचा है वो अधिचर्म और चर्म से मिलकर बनी हुई है। अब ये त्वचा पूरी बनती कैसे है? तो जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तो भ्रूण में क्या होते हैं? 3 जनन स्तर होते हैं, जिनके नाम होते हैं एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इनसे त्वचा की उत्पत्ति होती है। इनमें से किस भाग से? तो एक्टोडर्म से तो किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का निर्माण होता है। एपिडर्मिस का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। और मीजोडर्म से किसका निर्माण होता है? मीजोडर्म से डर्मिस का निर्माण होता है। और इसमें जो एंडोडर्म बचती है, इससे त्वचा का कोई भी भाग विकसित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है कि जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस का निर्माण एक्टोडर्म से होता है, और डर्मिस का निर्माण मीजोडर्म से होता है। और जो हमारी त्वचा है, यहाँ सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, और इसके नीचे पाई जाएगी डर्मिस। इतना क्लियर है। अब इन दोनों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मानव त्वचा के 2 परतें बना लेते हैं। चार्ट से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 2 परतें हमारे पास। पहली परत एपिडर्मिस है, और दूसरी परत है डर्मिस। एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है, ये हमें पता है, अभी देखा है हमने। एपिडर्मिस का निर्माण एक्टोडर्म से होता है, और डर्मिस का निर्माण मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? मीजोडर्म से। एक्टोडर्म और मीजोडर्म क्या है? ये जनन स्तरों के नाम है, जर्म लेयर है। तो त्वचा के 2 भाग हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस बनती है एक्टोडर्म से, और डर्मिस बनती है मीजोडर्म से। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि त्वचा की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? तो इसके 2 आंसर हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, दोनों से इसका निर्माण होता है। कौन सा भाग इसके त्वचा के निर्माण में भाग नहीं लेता है? तो आंसर होगा एंडोडर्म। तो 2 त्वचा का निर्माण 2 परतों या जनन स्तरों से होता है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म।
अब इस एपिडर्मिस के 5 भाग हैं। एपिडर्मिस के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, यानी कि एपिडर्मिस में 5 परत पाई जाती हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस के मैं भागों के नाम लिखता हूं। सबसे नीचे जो स्तर होगा उसे अंकुरण या मेलपीघी स्तर कहा जाता है। अंकुरण या मेलपीघी स्तर, और स्तरों के लिए एक कॉमन शब्द है स्ट्रेटम, और मेलपीघी को मेलपीघी, स्ट्रेटम मेलपीघी। यह हमारी पहली परत है जो अंदर की ओर है एपिडर्मिस में। दूसरी परत का नाम है सूल स्तर। सूल का मतलब होता है कांटा, और कांटे को इंग्लिश में बोला जाता है स्पाइन। तो इसका नाम हो गया स्ट्रेटम। स्ट्रेटम कॉमन वर्ड, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्पाइनोसम। तीसरी परत आती है, उसका नाम है कणी स्तर। कणी स्तर वही स्ट्रेटम, और कणी बोले तो कण, तो ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। अब इसके बाद आती है चौथी परत स्वच्छ स्तर या स्वच्छ परत। इसके लिए भी स्ट्रेटम कॉमन, और स्वच्छ को बोला जाता है ल्यूसीडियम, ल्यूसीडियम। और इसके बाद लास्ट स्तर आता है किरण स्तर, इसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोला जाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये हमारे पास 5 स्तर है। इसको आप ए एस के इससे याद कर सकते हैं, और वैसे अपन जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको अपने आप याद हो जाएंगे। तो पहले दिन के नाम याद होने चाहिए कि एपिडर्मिस को 5 भागों में बांटा गया है। अब 5 परतों से बनी होने के कारण एपिडर्मिस को स्तरित एपिथीलियम भी कहा जाता है, लेकिन हमें अभी इसकी डिटेल करेंगे बाद में, लेकिन अभी हमें 5 परतों के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले आती है अंकुरण स्तर या मेलपीघी स्तर, उसके बाद सूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर, किरण स्तर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इस पर डर्मिस पर चलते हैं। मेसोडर्म से निर्माण होता है। डर्मिस को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि डर्मिस की 2 परतें हैं। पहली परत है पेपिलरी स्तर, पेपिलरी स्तर, और दूसरी स्तर है जालिका स्तर, जालिका स्तर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम एपिडर्मिस की बात करेंगे। चलिए, तो एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है? एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। एपिडर्मिस या अधिचर्म, इसका निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। एपिडर्मिस का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। सबसे पहली बात तो हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि एपिडर्मिस जो बनती किससे, जनन स्तर है, किससे होता है? एक्टोडर्म से। अब इसकी विशेषताएं और कौन कौन सी हैं वो देखिए। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसमें रुधिर केशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कि एपिडर्मिस जो हमारी बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस है, उसमें किसी भी प्रकार की रुधिर केशिकाएं नहीं है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता कि इसमें रुधिर केशिकाएं नहीं है। और इसकी मोटाई जो है, एपिडर्मिस की मोटाई अलग अलग होती है। मोटाई शरीर के विभिन्न भागों में कैसी होती है? अलग अलग होती है। यह कहाँ पर मोटी होगी और कहाँ पर पतली होगी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मोटी वहाँ होगी जहाँ पर हमारे शरीर में रगड़ लगती है। कहाँ पर मोटी होगी? जहाँ हमारे बॉडी में रगड़ लगती है, रगड़ वाले स्थान पर। और रगड़ कहाँ लगती है? तो इसके एग्जाम्पल रगड़ वाले हैं, तलुए हैं पैर के तलुए, और हाथ की हथेली। तो यहाँ पर जहाँ पर रगड़ लगेगी वहाँ पर जो एपिडर्मिस है वो सबसे ज़्यादा मोटी होगी। पतली कहाँ होगी? तो पतली होगी जहाँ पर रगड़ नहीं लगती, जैसे कि कॉर्निया। कॉर्निया किसका पार्ट है? नेत्र का पार्ट। तो ये हो गया कि एपिडर्मिस है वो किसकी बनी होती है? तो एक्टोडर्म की बनी होती है। इसकी विशेषता क्या है? ये कहाँ पर मोटी होगी, पतली होगी? मोटी होगी रगड़ वाले स्थान पर, पतली हुई कॉर्निया में, और इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल नहीं पाया जाता है। इसके बाद इसकी 5 परतें हैं, 5 परतों से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्तरित एपिथीलियम, स्तरित एपिथीलियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक के ऊपर एक 5 परतें स्थित हैं, इसलिए इसको स्तरित एपिथीलियम कहा जाता है। तो इसके 5 स्तरों के हम नाम याद कर चुके हैं। सबसे पहले स्तर आता है, देखिए क्या नाम थे आपको पता है? ASK, उससे हमने याद
किया था। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में अब हम 5 लेयरों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है अंकुरण या मेलपीगी स्तर, अंकुरण या मेलपीगी स्तर, स्ट्रेटम मेलपीगी। देखिए ये कहां पर स्थित होती है, मैं इसका एक बार चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारी एपिडर्मिस है, ये हमारी एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है डर्मिस। इतना क्लियर है, इतना सभी को याद हो चुका है। अब एपिडर्मिस के हम स्तरों की बात करते हैं, तो एपिडर्मिस में 5 स्तर पाए जाते हैं, ए एस के एस के, इससे हमने याद किया था। तो अंकुरण स्तर जो सबसे पहला है, ये है अंकुरण स्तर, ये सबसे पहला निचला स्तर है अंकुरण स्तर। क्योंकि जो इसका वर्णन कैसे किया गया है, सबसे पहले इसका वर्णन इधर से किया गया और फिर इधर से किया है। मतलब हम यहां से चलेंगे इधर की ओर और फिर डर्मिस पढ़ेंगे इधर से इधर की ओर। तो अपनी जो बुक ऐसे ही बता रही है, तो मैं भी बुक के अनुसार चल रहा हूं। तो सबसे नीचे जो स्तर है किसमें, एपिडर्मिस में, उसको अंकुरण स्तर कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा कि एपिडर्मिस का सबसे निचला स्तर, एपिडर्मिस का सबसे निचला स्तर जो चर्म के ठीक ऊपर स्थित होता है, क्या कहलाता है, अंकुरण या मेलपीगी स्तर कहलाता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं अंकुरण स्तर की। इसकी सेल्स स्तंभाकार होती हैं, इसकी सेल्स स्तंभाकार होती हैं और कैसी होती है, जीवित होती हैं। स्तंभाकार होती हैं और इसकी सेल्स कैसी होती हैं, जीवित। अब सेल्स जीवित हैं, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन आदि चाहिए। तो इसकी सेल्स जो हैं वो कहां से ऑक्सीजन प्राप्त करेंगी, चर्म में स्थित, चर्म में स्थित रक्त केशिकाओं से, ब्लड कैपिलरीज जो पाई जाएंगी किसमें, चर्म में। यानी कि देखिए जो हमारी चर्म है इसमें क्या होगा, ऐसे रुधिर केशिकाओं के जाल पाए जाएंगे। तो जो अंकुरण स्तर है, मैं इसकी सेल्स बना देता हूं, ये इसकी सेल्स हैं स्तंभाकार। तो इसकी जो सेल्स हैं वो कहां से ब्लड की सप्लाई करेंगी, कहां से ब्लड लेंगी, वो लेंगी चर्म में स्थित रक्त केशिकाओं से। पहली बात, स्तंभाकार सेल्स हैं, जीवित हैं, और जीवित हैं तो यानी कि इसको ऑक्सीजन वगैरह की पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी, वो ये कहां से प्राप्त करेंगी, चर्म में स्थित रुधिर केशिकाओं से। इतना क्लियर है दोस्तों। देखिए चर्म के ऊपर स्थित सबसे पहली परत को हमने क्या कहा है, अंकुरण स्तर कहा है। अब इसकी और आगे चलते हैं, इसकी और कौन कौन सी विशेषताएं। तो देखिए इस अंकुरण स्तर में हमें कुछ उभार दिखाई दे रहे हैं, उभार दिखाई दे रहे हैं। इन उभारों को रेटिपेग्स कहा जाता है, रेटिपेग्स कहा जाता है कि अंकुरण स्तर में या अधिचर्म की अंकुरण स्तर में कुछ उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रेटिपेग्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पर इंपोर्टेंट लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक आध नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। अब देखिए आगे, रेटिपेग्स के बाद क्या होता है कि जो अधिचर्म के निचला स्तर है यानी अंकुरण स्तर है, इसकी सेल्स के बीच बीच में कुछ अलग सेल्स पाई जाती हैं जिनको या जिनमें मेलानिन वर्णक भरा होता है, मेलानिन वर्णक, मेलानिन या मेलेनिन वर्णक भरा होता है अधिचर्म की बीच में या अधिचर्म की कोशिकाओं की। अधिचर्म की सबसे निचला परत कौन सा है, अंकुरण स्तर। तो इस अंकुरण स्तर की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें मेलानिन वर्णक भरे होते हैं। कौन सा वर्णक भरा होता है, मेलानिन वर्णक भरा होता है, जो रंग का निर्धारण करता है, जो रंग का निर्धारण करता है कि मानव का या मानव की त्वचा का रंग गोरा होगा, सांवला होगा, काला होगा। ये किसके ऊपर निर्भर है, ये मेलानिन वर्णक के ऊपर निर्भर है। और मेलानिन वर्णक कहाँ पाया जाता है, इस अधिचर्म की जो सबसे निचली परत है अंकुरण या मेलपीगी स्तर, इसमें मेलानिन के वर्णक, मेलानिन वर्णक भरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बात हो चुकी है किसकी, एपिडर्मिस की सबसे लास्ट या पहली परत जिसका नाम है अंकुरण या मेलपीगी स्तर। अब इसमें एक चीज हमें बात करनी है कि इसके जो सेल्स हैं वो जीवित हैं और विभाजित होंगी। इसकी सेल्स क्या करेंगे, विभाजन करेंगे
और विभाजन करके जो नई सेल्स बनेंगी वो हमेशा लगातार ऊपर की ओर खिसकती रहेंगी। तो विभाजन करेंगी, जीवित हैं इसलिए विभाजन करेंगी, कोशिकाओं से ब्लड भी लेंगी, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई होती रहेगी। तो ये हमारी पहली परत थी, अंकुरण स्तर। अब इसके बाद इसके ऊपर चलेंगे हम। चलिए, तो ASK से हमने इसकी ट्रिक याद कर रखी है, कौन सी परत आने वाली है। तो अंकुरण स्तर के बाद आती है सूल स्तर। सूल स्तर, स्ट्रेटम और सूल को स्पाइन कहा तो हमने इसका नाम दिया स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी कोशिकाएं जो होंगी, इसकी सेल्स, पहली बात बहुशाखित और कैसी होती हैं, बहुशाखित होंगी, या फिर ऐसे लिख दें बहुफलकीय और शाखित। कैसी होंगी इसकी सेल्स? इसकी सेल्स बहुफलकीय या बहुकोणीय कह सकते हैं और शाखित होंगी। मतलब इसकी सेल्स ऐसे कांटे जैसी सेल्स होंगी। इसकी सेल्स कैसे हो जाएंगे? कांटे जैसी। तो बहुत सारे फलक हो गए या बहुत सारे कोण हो गए और शाखित हैं, यानी इनमें शाखाएं पाई जाती हैं। और ये इस सेल का क्या हो गया? केंद्रक। तो यहाँ पर जो सेकंड लेयर आएगी उसमें इसकी परतें भरी। इसमें यहाँ पर कौन सी लेयर है? इसका नाम है सूल स्तर, क्योंकि इसको स्पाइन कहते हैं, सूल। तो सूल स्तर किसके ऊपर पाया जाएगा? तो इसकी परिभाषा बताएंगे हम सूल स्तर की, कि अधिचर्म के अंकुरण स्तर के ऊपर स्थित परत को क्या कहेंगे? सूल स्तर कहेंगे। और इसकी कोशिकाएं बहुफलकीय या कह सकते हैं बहुकोणीय कर दें हम, बहुकोणीय और कैसी होंगी? शाखित होंगी। तो ये अब इसका काम देखिए, इसका काम है एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करना, एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करना। तो ये हमारी दूसरी परत हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं था, अंकुरण स्तर के ऊपर स्थित होती है और ये दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी कोशिकाएं बहुकोणीय होती है और शाखित होती है। खत्म बात। इसके बाद तीसरी जो परत आती है वो हमारी है कणी स्तर। कणी स्तर देखिए, कणी स्तर क्यों? क्योंकि इसकी सेल्स, पहली बात तीसरी है तो 5 से 6 परत पाई जाएंगी इसकी। ऐसे याद किया है मैंने, तीसरी है तो इसका लगभग क्या कर दो? 2 गुना। तो 5 से 6 परतें होंगी, यानी यहाँ पर 5 से 6 परतों में कौन स्थित होगी? यहाँ पर स्थित होगी कणी स्तर। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहा? कण को ग्रेन्यूल कहते हैं, तो इसका नाम है स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम। तो 5-6 स्तर होंगी। अब इसकी सेल्स देखिए कैसी होंगी? 5-6 परत हो गई। इसकी सेल्स चपटी होंगी। कैसी होंगी? चपटी होंगी, मृद होंगी। और कणी स्तर इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसकी सेल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं कैरेटोहाइलिन प्रोटीन। क्योंकि इसकी सेल्स में एक कण पाया जाता है, एक प्रोटीनीय पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कैरेटोहाइलिन प्रोटीन। इस कैरेटोहाइलिन प्रोटीन के कारण इन सेल्स को कणी स्तर नाम दिया गया है, जो कि 5-6 परतों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है? कैरेटोहाइलिन प्रोटीन इनके सेल्स की कोशिका द्रव्य में भरा हुआ रहता है। खत्म। तो ये हो गया अपना कणी स्तर। इसके बाद चौथा स्तर आता है स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। तो स्वच्छ स्तर में क्या होता है दोस्तों? इसकी भी परतें कितनी होती हैं? ये भी बहुपरतीय है। ये स्तर भी कैसा है? ये स्तर भी कैसा है? बहुपरतीय है। और इसकी कितनी? 3-4 परतें होती हैं। यानी कि यहां पर कौन स्थित है? यहां पर स्थित है स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि कैरेटोहाइलिन विघटित होकर क्या बना देता है? कैरेटोहाइलिन जो कणी स्तर में था वो स्वच्छ स्तर में क्या करता है? विघटित हो जाता है और ये नया पदार्थ बनाता है जिसका नाम है एलिडीन। कैरेटोहाइलिन जो हमारा यहां पर था, कैरेटोहाइलिन, ये कैरेटोहाइलिन यानी कि ये सेल्स जब ऊपर खिसकेंगे, क्योंकि ये सेल्स लगातार क्या कर रही हैं? विभाजन कर रही हैं, तो नई परत बन रही है। तो ये परतें लगातार क्या करेंगी? ऊपर की ओर खिसकती जाएंगी। और जैसे ये ऊपर खिसकती हैं तो इसमें जो कैरेटोहाइलिन पदार्थ भरा हुआ है इस लेयर में, वो ऊपर की ओर जैसे खिसकती हैं तो ये पदार्थ विघटित होकर क्या बनाता है? एक नया पदार्थ बनाता है जिसका नाम है एलिडीन। तो इस परत में एलिडीन भरा होगा। इस परत में क्या होगा? एलिडीन भरा होगा। और इस परत में कैरेटोहाइलिन भरा हुआ है, यानी कि परत में, सेल्स में। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है? अब स्वच्छ स्तर नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जो एलिडीन है इसके जमा होने के कारण सेल्स का केंद्रक नष्ट हो जाता है।
केंद्रक क्या हो जाता है, नष्ट। क्योंकि ये जो सेल्स हैं स्वच्छ स्तर की सेल्स में क्या जमा हो रहा है, निर्जीव पदार्थ है एलिडीन। ये एलिडीन जमा हो जाता है तो केंद्रक नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट कैसे होगा, जैसे चारों तरफ से पदार्थ जमने लगा तो जो ऑक्सीजन चाहिए थी इसको कहीं से मिल नहीं पा रही है, क्योंकि एलिडीन चारों ओर जमा हो गया तो इसका केंद्रक भी कैसा हो जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। और केंद्रक के नष्ट होने के कारण ये सेल्स कैसी हो जाती हैं, पारदर्शी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट। तो ये स्वच्छ स्तर की सेल्स पारदर्शी होती है, या पारदर्शी होने के कारण इस स्तर को स्वच्छ स्तर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब देखिए इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, स्वच्छ स्तर क्या करता है, जलरोधी बनाता है हमारी त्वचा को। हमारी त्वचा को जलरोधी बनाने का काम कौन करता है, स्वच्छ स्तर, क्योंकि इसमें निर्जीव पदार्थ जमा हो गया है, यानी कि हम यहां से जल को हमारी स्किन के अंदर नहीं भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जलरोधी त्वचा कौन बनाता है, स्वच्छ स्तर के कारण। कण स्तर में कण पाए जाते हैं, कौन से कण, केराटोहाइलिन। सूल स्तर में सूल जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुकोणीय और शाखित। और अंकुरण स्तर सबसे लास्ट स्तर है, जो अंकुरित होता है, मतलब क्या करता है, जनन करता रहता है, नई कोशिकाएं बनाता रहता है। और इसके बाद सबसे ऊपर की जो परत आती है एपिडर्मिस की, सबसे ऊपर की जो परत आती है उसको कहते हैं किरण स्तर। किरण स्तर, स्ट्रेटम, और किरण को हमने क्या कहा था, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, किरण स्तर। देखिए ये सबसे मोटा, या सब पहले कहें हम सबसे ऊपरी, सबसे मोटा स्तर, सबसे ऊपरी है और सबसे मोटा स्तर है किसका, अधिचर्म का, एपिडर्मिस का। तो एपिडर्मिस का सबसे ऊपरी और सबसे मोटा स्तर कौन सा है, किरण स्तर है, जिसकी कितनी परतें पाई जाती हैं, जिसकी 8 से 10 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं, तो इसकी 8 से 10 परतें पाई जाती हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए किरण स्तर, इस किरण से या की से हम इसका या इसकी विशेषता याद कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसमें क्रेटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसमें की से याद किया, किरण स्तर में क्रेटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ध्यान दीजिए, कण स्तर में क्या था, केराटोहाइलिन था। ये केराटोहाइलिन स्वच्छ स्तर में जाके किसमें चेंज हो गया, एलिडीन में चेंज हो गया। अब ये एलिडीन किसमें चेंज हो गया, एलिडीन चेंज हो गया क्रेटीन पदार्थ में। और क्रेटीन पदार्थ बनने की क्रिया को श्रृंगी भवन या क्रेटिनाइजेशन कहा जाता है। क्रेटीन बनने की क्रिया को क्रेटिनाइजेशन, श्रृंगी भवन कहा जाता है। हिंदी में श्रृंगी भवन क्यों, क्योंकि क्रेटीन को हिंदी में श्रृंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे मोटा स्तर यही है, तो ये वहां ज्यादा मोटा होगा जहां पर रगड़ लगती है। वही वाली बात जो हमने इस एपिडर्मिस में कहा था कि एपिडर्मिस रगड़ वाले स्थानों पर मोटी होती है। तो सबसे मोटी कौन होती है वास्तव में, किरण स्तर, यानी हमारी जो ऊपरी स्किन है जिसको हम किरण स्तर कह रहे हैं। एपिडर्मिस तो है, लेकिन एपिडर्मिस की 5वीं परत है जो सबसे ऊपरी और सबसे मोटी है। तो कहाँ मोटी होगी, हथेली पर, पैरों के तलवे में। कहाँ पतली होगी, कॉर्निया में। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक काम और इसका इंपॉर्टेंट है। किरण से हमें याद करना है कीटाणु। किरण से हमें क्या याद करना है, कीटाणु। क्योंकि जो कीटाणु वगैरह होंगे, जीवाणु, वो यहाँ आएंगे, अंदर तो जा नहीं सकते, यहाँ जो आएंगे। लेकिन इसकी विशेषता क्या चल रही है कि जो अंकुरण स्तर लगातार विभाजित हो रहा था, उससे नई परतें जो लगातार बन रही थी ऊपर की ओर जाती रहती हैं। तो हमारे अंदर जो नई स्किन बनती आ रही है और ये ऊपरी स्किन नष्ट होती रहती है। तो जो जीवाणु और कीटाणु इस पर आए थे वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एपिडर्मिस कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम बात करेंगे दूसरे स्तर की। अब हम बात करते हैं सेकंड स्तर, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे कौन है, डर्मिस। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ASK यानी कि हमने एपिडर्मिस की 5 परतों के नाम याद कर लिए हैं, जो क्या है, अंकुरण स्तर, इसके बाद सूल स्तर, सूल स्तर के ऊपर कणीय स्तर, फिर स्वच्छ स्तर, और सबसे ऊपर होता है सबसे मोटा, जिसे कहते हैं किरण स्तर। किरण स्तर में क्रेटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, त्वचा की। त्वचा के दूसरी परत है डर्मिस की। डर्मिस, चर्म। तो पहले तो उत्पत्ति की बात करते हैं। हमने कहा था इसका एक्टोडर्म से निर्माण होता है, इसका मीजोडर्म से निर्माण होता है। तो ये मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है।
अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, रक्त केशिकाओं का जाल। ये देखिए रक्त केशिकाएं, ये रक्त केशिकाओं का जाल कहाँ पाया जाता है, रक्त केशिकाओं का जाल डर्मिस में पाया जाता है। और हमने कहा था जो अंकुरण स्तर था कि अंकुरण स्तर की सेल्स सजीव होती हैं यानी कि जीवित हैं, और ये कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं, तो ये डर्मिस में स्थित रुधिर केशिकाओं से ऑक्सीजन वगैरह प्राप्त करती हैं। तो ये रुधिर केशिकाओं का जाल कहाँ पाया जाएगा, डर्मिस में। इसके अलावा ये कैसी बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये तंतु में है, तंतु में संयोजी ऊतक से बनी होती है। तंतु में संयोजी ऊतक यानी कि इसमें क्या पाए जाएंगे, तंतु पाए जाएंगे। और तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पीले लचीले तंतु, पीले लचीले, लचीले को कहते हैं इलास्टिक यानी कि इलास्टिन, पीले इलास्टिन या लचीले तंतु। और दूसरे होते हैं श्वेत कोलेजन तंतु। तो इसमें दोनों प्रकार के तंतु पाए जाएंगे। दोबारा देखिए, मेसोडर्म से निर्माण है, इसमें रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाएगा। इसके बाद तंतु में संयोजी ऊतक की बनी हुई, मतलब इसमें तंतु पाए जाएंगे, फाइबर्स पाए जाएंगे। और तंतु दो प्रकार के होते हैं, पीले इलास्टिन यानी लचीले तंतु, और दूसरे होते हैं श्वेत कोलेजन तंतु। अब देखिए आगे, अब हमने देखा था कि इसकी कितनी परतें, दो परतें हैं। पहली परत जो आती है इसकी वो होती है पेपिलरी स्तर, पेपिलरी स्तर। इस पतंग वाले से हम इसकी विशेषताओं को याद करेंगे। पेपिलरी स्तर पतंग वाले से याद करते हैं तो ये पतली होगी, कैसी परत है, पतली परत है, यहाँ पर स्थित है ऊपर की ओर, डर्मिस में ऊपर की ओर। कौन सी परत है, पेपिलरी स्तर। ये पतली होगी और इसमें तंतु भी कैसे होंगे, पतले तंतु। कौन कौन से तंतु, दोनों तंतु, पतले तंतु, कौन से, दोनों। आप जब नोट्स बनाएं तो इन दोनों के नाम लिख लेना, ठीक है दोस्तों। पतले तंतु इसमें पाए जाएंगे। और इसके बाद रुधिर केशिकाएं भी पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज लिख देता हूं मैं, रक्त केशिका, रक्त केशिकाएं भी इसमें पाई जाएंगी। और इसका कार्य देखिए, अब कार्य यहां पर हमारी पेपिलरी स्तर है, तो पेपिलरी स्तर किसको टिकने के लिए स्थान प्रदान कर रही है, अधिचर्म को। तो अधिचर्म को धारण करती है या धारित करती है, अधिचर्म को धारण करने वाली परत कौन सी है, पेपिलरी स्तर। अब इस पेपिलरी स्तर के नीचे की ओर कौन है, जालिका स्तर है। तो दूसरा है जालिका स्तर, इसको रेटिकुलर लेयर भी कहा जाता है। पेपिलरी को पेपिलरी लेयर कहते हैं और इसको रेटिकुलर लेयर कहा जाता है, रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी है। अब देखिए ये पतला स्तर था तो ये कैसा स्तर होगा, मोटा स्तर। और इसमें तंतु कैसे पाए जाएंगे, मोटे तंतु। कौन से, दोनों, बोथ। कौन से दोनों, पीले लचीले तंतु और दूसरा श्वेत कोलेजन तंतु। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज पाई जाती है। एक तो इसमें ब्लड कैपिलरीज है, बीसी समझ जाओगे, कैपिलरीज केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज हैं, रक्त केशिकाएं। और इसमें पाई जाती हैं क्या, रोमपुटक, रोमपुटक, त्वचा ग्रंथियां या त्वक ग्रंथियां, यहां पर दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल, रोमपुटक, त्वक ग्रंथियां जैसे पसीना ग्रंथियां है ना, इनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो ये हो गई। और इसके बाद संवेदांग भी पाए जाते हैं। और यहां पर सबसे एंड में, यहां पर सबसे एंड में एक और स्तर पाया जाता है, डर्मिस के सबसे निचले भाग में क्या पाया जाता है, तापरोधी वसीय मोटा, तापरोधी वसीय मोटा स्तर पाया जाता है। किसका बना है, वसा का। और ये मोटा स्तर है और कैसा है, तापरोधी। यानी कि हमारे अंदर जो गर्मी है वो सर्दियों में हम क्यों ज़्यादा ठंडे नहीं होते, क्योंकि उस सर्दी को अंदर जाने से रोक रहा है कौन, तापरोधी। या ऐसे कहते हैं उस गर्मी को बाहर आने से रोक रहा है कौन, तापरोधी स्तर। इस स्तर को हाइपोडर्मिस कहा जाता है, हाइपोडर्मिस कहा जाता है। तो ये दोस्तों त्वचा की संरचना या औतिकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें सिर्फ एक चीज पढ़ना बाकी है, त्वचा के कार्य। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। हाँ, इसमें एक चीज और लिखनी है,
कि ये हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। थोड़ी बॉडी बॉडी क्या है, इसी के कारण बनती है, मेरी तो है नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लें। अब हम त्वचा में चलते हैं तो इसके कार्य शेष हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि त्वचा का निर्माण किससे होता है ना। तो त्वचा का निर्माण एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से होता है। और त्वचा के कार्य बताइए, तो त्वचा के कार्य के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। त्वचा के कार्य हमने इसमें कहा था कि 2 चीजें पढ़ेंगे, त्वचा हम पढ़ चुके हैं, त्वचा के कार्य शेष है। त्वचा के व्युत्पन्न अगले लेक्चर में आपके लिए लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा। अब शरीर की सुरक्षा कैसे करती है कि त्वचा जो जीवाणु विषाणु है, जीवाणु विषाणु आदि को बॉडी में प्रवेश करने से रोकती है। पहली लेयर है किरण स्तर, हमारा ऊपर है और वह निर्जीव स्तर है, और ये बार बार क्या हटता रहता है, यानी नई स्किन आती रहती है। तो पहला कार्य तो क्या हो गया, शरीर की सुरक्षा, यानी जीवाणु विषाणु कीटाणु जितने भी रोगजनक हैं उनको शरीर में डायरेक्ट एंट्री करने से रोकते हैं। ऐसे कई सारे, हमें शायद चैप्टर नंबर 39 है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, उसमें इन सारे प्रतिरक्षाओं के बारे में चर्चा दोबारा करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, जीवाणु विषाणु को अंदर जाने से प्रवेश करती है। दूसरा काम देखिए, जल अवरोधक का कार्य करती है त्वचा, यानी कि डायरेक्ट पानी को यहां से एंट्री नहीं करने देती, तो जल अवरोधक का कार्य करती है। और अभी हमने जो त्वचा की औतिकी देखी, त्वचा की संरचना की, उसमें हमने देखा तो कौन सी परत ऐसा काम करती है, तो कौन सा स्तर करता है, स्वच्छ स्तर, जिसे हमने स्ट्रेटम ल्यूसिडियम कहा था। इसके बाद देखिए तीसरा काम, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी, उनसे यूवी किरणों से सुरक्षा, यूवी किरणों से सुरक्षा। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आ रहा है हमारी स्किन पर, तो स्किन हमारी बॉडी पर अंदर जाने से बचाता है। यूवी किरणों से सुरक्षा इसका काम हो गया। इसके बाद जो हमारे नाखून हैं और जो हमारे बाल हैं, नाखून और बाल किसके बने होते हैं, केराटिन के। केराटिन के कौन कौन है, बाल, नाखून, ये दोनों किसके बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं बाल और नाखून। ये क्या करते हैं, हमारी इस कोमल स्किन की सुरक्षा करते हैं, या कोमल अंगों की सुरक्षा, कोमल अंगों की सुरक्षा। तो हम शरीर की सुरक्षा में ये 4 बिंदु डालते हैं। कौन कौन से, विषाणु जीवाणुओं से सुरक्षा करती है, जलावरोधक का काम करती है, इसके बाद यूवी किरणों से सुरक्षा करती है, और लास्ट है कि केराटिन के जो बाल और नाखून बने हुए हैं ये कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं। तो पहला कार्य हो चुका है। दूसरा कार्य देखिए, मानव ताप नियंत्रण, मानव ताप नियंत्रण। और देखिए इस लेक्चर को पूरा देखिए, क्योंकि एंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो मानव ताप नियंत्रण देखिए, मानव हमें पता है एक कैसा प्राणी है, मानव समतापी प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है, समतापी, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारा टेम्परेचर फिक्स रहता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, जो सर्दी गर्मी बरसात सब में एक जैसा होता है। इसलिए हम कैसे प्राणी कहलाते हैं, समतापी प्राणी कहलाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो केवल हमें बरसात में दिखाई देती हैं, जैसे मेंढक हैं, है ना। तो ये क्या है, ये असमतापी प्राणी है, जिसमें ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता, मतलब गर्मी से बचने के लिए भी जमीन में पड़े रहते हैं, सो जाते हैं, और क्या करते हैं, सर्दी से बचने के लिए भी ये जमीन में पड़े रहते हैं। तो इनको कहते हैं असमतापी प्राणी। और अपन कैसे हैं, अपन है समतापी प्राणी, जिनका शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो इसको फ़ारेनहाइट में 98 लगभग 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर होता है। दोनों ही सही हैं, ये डिग्री सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में। हालांकि कभी कभी क्या होता है, फ़ारेनहाइट में डिग्री का यूज़ नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये काम कैसे करती है कि जब शरीर का ताप बढ़ने लगता है, जब हम गर्मी बढ़ रही हूँ भयंकर ताप बढ़ रहा है शरीर का, तो गर्मियों के मौसम में क्या करता है, टेम्परेचर बाहर भी ज़्यादा है, हमारी बॉडी से जहर जो बाहर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी को ठंडा कैसे करें, तो हमारी जो पसीना ग्रंथियाँ हैं, जो स्वेद ग्रंथियाँ हैं, ये क्या करती हैं, पसीने का स्त्रवण करने लगती हैं।
श्वेत ग्रंथियां, जिनको पसीना ग्रंथियां कहती है, वो पसीने का स्त्रवण करती हैं, और वो पसीना क्या होता है, जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण हमें हमारी स्किन कैसी लगती है? ठंडी। इस प्रकार हमारा जो शरीर है, वो त्वचा है जो टेम्परेचर का मेंटेन करती है। तो ये दो काम हो गए, शरीर मानव ताप का नियंत्रण हो गया। कैसे, किस प्रकार करती है? श्वेत ग्रंथियों की सहायता से। इसके बाद एक सिंगल लाइन के हैं कि शरीर की निश्चित आकृति बनाए रखना। शरीर की आकृति, हमारी आकृति जो दिखाई देती है शेप, वो सेम बनी रहेगी। इसमें भी किसका योगदान है? इसमें स्किन का रोल है। हमारी त्वचा में जो बसीय परत पाई जाती है, बसीय परत, वो हमारी बॉडी को कैसी बनाती है? सुडौल बनाती है। तो कैसी बनाती है? सुडौल। अच्छा, 4-5 काम पूछे जाएंगे अगर आता है पेपर में, तो फिर भी हम 5-7 बता देते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमारी त्वचा है, इस पे इंपोर्टेंट लगाइए। त्वचा है वो विटामिन डी का संश्लेषण कर सकती है। हमारी स्किन विटामिन डी का संश्लेषण कर सकती है। कब? धूप में। यानी कि इसको धूप यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है विटामिन डी का संश्लेषण करने के लिए। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, सबसे इंपोर्टेंट। और अभी एक और क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपोर्टेंट है कि त्वचा कौन से विटामिन का संश्लेषण करती है? तो आंसर आएगा विटामिन डी। इसके बाद देखिए, कुछ हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक, जैसे कि थोड़े बहुत यूरिया है, लवण है, इनको बाहर निकालती है। तो ये एक उत्सर्जी अंग भी है त्वचा। अपन जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंगों में त्वचा का भी वर्णन करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि त्वचा लैंगिक आकर्षण में भी सहायक है। क्या बात कर रहे हो सर? जी बिल्कुल, लैंगिक आकर्षण में सहायक जो त्वचा है वो लैंगिक आकर्षण में भी सहायक होती है। कैसे? हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर पर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनको मूलाधार ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? मूलाधार ग्रंथि। ये सेंट का रिलीज करती है। सेंट, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो लैंगिक आकर्षण में सहायक कैसे? जो मूलाधार ग्रंथि होंगी, मूलाधार ग्रंथियों के द्वारा एक गंध का स्त्रवण किया जाता है। गंध को ही तो कहते हैं सेंट। तो गंध का स्त्रवण किया जाता है जो लैंगिक आकर्षण में सहायक होती है। इसके बाद देखिए, 8वां कार्य कि त्वचा थोड़ी बहुत पुनरुद्भवन का कार्य भी कर सकती है। जैसे चोट लग गई, थोड़ी हमारी स्किन जल गई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जल गई या थोड़ी फोड़ा फुंसी हो गई, तो हमारी स्किन पुनरुद्भवन, यानी पुनरुद्भवन का मतलब है कि वो सेल्स, त्वचा की दोबारा सेल्स बना के त्वचा बना सकती है। मतलब त्वचा द्वारा ही त्वचा का निर्माण कर लिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन। तो ये सबसे इंपोर्टेंट काम हो गए त्वचा के। अब एक लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने सारे काम करने के कारण, इतने सारे काम है, इसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं, तो इतने सारे कार्य यानी कि कई महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण इस त्वचा को क्या कहा जाता है? हरफनमौला अंग। हरफनमौला अंग कहा जाता है किसको? त्वचा को। वेरी इंपोर्टेंट। हरफनमौला, क्वेश्चन बता रहा हूं, हरफनमौला अंग किसे और क्यों कहा जाता है? तो हरफनमौला अंग त्वचा को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि त्वचा शरीर की सुरक्षा, ताप नियंत्रण, आकृति, इतने सारे मेन इंपोर्टेंट काम कर रहा है, इसलिए त्वचा को क्या कहा जाता है? हरफनमौला अंग कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 21 पर लेक्चर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर आएगा वो त्वचा की व्युत्पन्न पर होगा। इस लेक्चर में हमने त्वचा की बात कर ली है कंप्लीट, और इसके बाद हम सेकंड लेक्चर जो लाएंगे, सेकंड लेक्चर वो त्वचा की व्युत्पन्न के ऊपर होगा। मतलब इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 21 को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 1 आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन अभी पता नहीं और कितने दिन चलने वाला है। हो सकता है अगस्त से स्कूल खुल जाएं या नहीं भी खुले। मुझे लगता नहीं है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक स्कूल के खुलने के चांस कम है, या फिर नहीं है, ना के बराबर चांस है। तो आप घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ाई करते रहें। तो हमने बॉटनी के 2 चैप्टर कर लिए और आज ही
तीसरा चैप्टर है हमारा, यानी कि जूलॉजी का नंबर 1 है। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, सेकंड लेक्चर भी हम कल रिकॉर्ड करेंगे और कल डाल दिया जाएगा। तो घर पे रहें, सावधान रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, मैं रोहित मेहता, धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय।